हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, एक बार पुनः फिर से आपका स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। प्रिय बच्चों, जैसा कि कल अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे मानव भूगोल के अर्थ और परिभाषा के बारे में, थोड़ा सा अध्ययन आपने विषय क्षेत्र के बारे में भी किया था। विषय क्षेत्र में हमने देखा था कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो संकुचित न होकर के विस्तृत और व्यापक है। वास्तव में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव और वातावरण के बीच पारस्परिक अंतर संबंधों के अंतः क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा प्रकृति मानव को जो अवसर प्रदान करती है और मानव अपनी तकनीकी और प्रौद्योगिकी की सहायता से उन्हें अपने अनुसार बदलने का प्रयास करता है और उन समस्त प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक भूदृश्य के रूप में, सांस्कृतिक वातावरण के रूप में मानव भूगोल में पढ़ा जाता है। भवन निर्माण, अधिवास, पुल, नदी मार्ग, रेल मार्ग, मानव बस्तियां इत्यादि बिंदुओं का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल किया गया है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में अध्ययन किए जाने वाले तथ्यों को दो वर्गों में बांटा है। जैसा कि कल आपने पढ़ा था कि हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के तथ्यों को दो वर्गों में बांटा है। एक वर्ग भौतिक दशाएं और दूसरा जो वर्ग था मानव प्रतिक्रियाएं या मानव अनुक्रियाएं। भौतिक दशाओं के अंतर्गत उच्चावच, धरातल, जलवायु, मृदा, खनिज, वनस्पति इत्यादि बिंदुओं के अध्ययन को शामिल किया गया है, जबकि मानव प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत उन मानवीय इच्छाओं, क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा मानव की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, व्यापार, वाणिज्य, मनोरंजन के साधन, आमोद प्रमोद, धर्म आदि बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है और ये सभी घटक मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते। सभी तथ्यों को पढ़ने के बाद, इनका विवेचन करने के बाद हम इस बात पर पहुंचते हैं कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को मूल रूप से 6 बिंदुओं के आधार पर देखा जा सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट है ना, मुख्य रूप से 6 बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि 6 बिंदुओं के आधार पर इसका विवेचन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है प्रदेश की जनसंख्या। दूसरा पॉइंट आता है प्रदेश में विद्यमान खनिज संसाधन या प्राकृतिक संसाधन। सांस्कृतिक वातावरण, अगला पॉइंट जो अपन पढ़ते हैं
कालिक अनुक्रम इससे अगला जो पॉइंट है वातावरण समायोजन अन्य प्रदेशों से संबंध या हम यूं कह सकते हैं दूसरे प्रदेशों से संबंध। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मानव भूगोल का जो स्कोप है, मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, इसमें इन 6 पॉइंटों को शामिल किया गया है। वास्तव में कल जो अपन अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपने 3 पॉइंटों के बारे में कल पढ़ा था, इनका अध्ययन किया था कि प्रदेश की जनसंख्या, इसके अंतर्गत उस प्रदेश में, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि मानव भूगोल में मानव और वातावरण के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव और वातावरण के बीच मानव की क्रिया प्रतिक्रियाओं का जो अध्ययन है वो इसके अंतर्गत आता है। इसीलिए उस प्रदेश की जनसंख्या, क्योंकि मानव भूगोल का जो मूल केंद्र है वो मानव को माना गया है, और जिसके अंतर्गत मानव समूहों, जनसंख्या वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवास, प्रवास आदि पहलुओं का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरे पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं, प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन। वास्तव में किसी प्रदेश में पाए जाने वाले उस प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों में विद्यमान विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, वनस्पति, मृदा आदि संसाधनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सांस्कृतिक वातावरण की बात अपन करते हैं तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मानव प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों को अपने अनुसार बदलकर जिस प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण करता है, उन्हें सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसे मानव अधिवास, ह्यूमन सेटलमेंट, या हम बात करते हैं नगर, कस्बा, गांव, मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, पुल, बंदरगाह क्षेत्र आदि सभी को, इमारत, खेत, खलियान आदि सभी बिंदुओं को सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत शामिल करते हैं, और ये सभी घटक मानव भूगोल के स्कोप के अंतर्गत आते हैं। देखिए बच्चों, एक अगला पॉइंट जो आपका आता है कालिक अनुक्रम। जैसा कि हम जानते हैं कि समय के साथ, समय जैसे जैसे परिवर्तित होता जाता है, समय के साथ साथ मानव और वातावरण के जो आपसी संबंध है, इनमें भी जो परिवर्तन आया है, और इसी समय के अनुरूप इन तथ्यों का अध्ययन भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अपन बात करते हैं कि जब मानव अपनी आदिम अवस्था में था, वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, जंगली जानवरों की तरह रहता था, कच्चा मांस खाता था, जंगलों में निवास करता था। समय जैसे जैसे बदला, अग्नि का आविष्कार हुआ, भोजन को पकाकर खाने लगा। धीरे धीरे वो प्रारंभिक काल में तो वो क्या करता था कि आखेट करता था और भोजन संग्रहण करता था, लेकिन समय समय के साथ साथ जैसे समय बदला, उसने धीरे धीरे भोजन को पकाकर खाने लगा। फिर धीरे धीरे उसने एक स्थान पर घुमक्कड़ जीवन छोड़ करके एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा। और आज अगर अपन बात करते हैं तो मानव के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, जिनको हम मानव के व्यवसायों के रूप में भी पढ़ते हैं, तो ये जो समय के साथ बदलाव आया है, उन तथ्यों का अध्ययन कालिक अनुक्रम के अंतर्गत किया जाता है। वातावरण के साथ समायोजन, और अपना जो अगला पॉइंट है अन्य प्रदेशों से संबंध। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पृथ्वी की सतह पर मानव एकाकी प्राणी नहीं है। मानव का जो संबंध है वो अन्य घटकों के साथ भी है, और
मानव और अन्य घटकों के पारस्परिक जो संबंध है उसके अध्ययन को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बाद अपना जो अगला टॉपिक आता है बच्चों, वो है मानव भूगोल की प्रकृति, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ नेचर, कि इसकी जो प्रकृति है उसका नेचर किस प्रकार का है। देखिए बच्चों, मानव भूगोल में मानव के सामाजिक विज्ञानों, सांस्कृतिक वातावरण के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन उसकी अनन्य क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति को समझाते हुए जीन ब्रून्स ने स्पष्ट किया कि, क्या स्पष्ट किया बच्चों, कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है। कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पादप जगत से है, इतिहास का संबंध काल से है। काल यानी कि समय, काल या समय से है। और मानव शास्त्र का संबंध समस्त मानव जाति से है, समस्त मानव जाति से है। उसी प्रकार मानव भूगोल का संबंध स्थान से है। देखो बच्चों, प्रकृति को समझाते हुए जीन ब्रून्स ने कहा है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र में कीमतों का, वनस्पति शास्त्र में पादप जगत का, इतिहास में काल या समय का अध्ययन मालूम होता है, मानव शास्त्र में समस्त प्रकार की मानव जाति के बारे में बताया गया है, उसी प्रकार से मानव भूगोल के अंतर्गत किसी स्थान विशेष और उस स्थान विशेष पर मूल रूप से मानव को केंद्रित किया गया है। वास्तव में मानव भूगोल की जो प्रकृति है इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं। इसके दो रूप हैं। एक आपका आता है मानव का प्राकृतिकरण और दूसरा आपका आता है प्रकृति का मानवीयकरण। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। अच्छा, यहीं से चल करके आगे जब अपन बात करते हैं तो बच्चों यहीं से आगे चलकर मानव भूगोल की तीन विचारधाराएं
सामने आती हैं। मानव की भूगोल की 3 विचारधाराएं। देखो बच्चों, यहां से जो क्वेश्चन आपका आता है वो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में आता रहता है और कई कंपटीशन वगैरह में भी यहां से आता रहता है। और जैसा कि कल अपन पढ़ रहे थे मानव भूगोल के अर्थ के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, तो कई बार कंपटीशन में भी आता है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या कॉलेज लेक्चरर वगैरह आदि में, उसमें पूछा लिया जाता है कि मानव भूगोल के संस्थापक कौन है, मानव भूगोल के जनक कौन है, रेडजेल की प्रमुख पुस्तक कौन सी है या उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है। तो ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये जो टॉपिक है आपका 2 नंबर का आता रहता है। विचारधाराओं की हम बात करते हैं तो इसमें 3 विचारधाराएं मानी गई हैं। सबसे पहली जो विचारधारा है जिसको अपन कहते हैं प्रकृतिवादी ऑब्लिक निश्चयवादी या निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा। दूसरी जो विचारधारा है इसमें आपका आता है संभववादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा। और तीसरी जो विचारधारा इसमें आती है वो है आपके नवनिश्चयवादी विचारधारा, नवनिश्चयवादी विचारधारा। देखिए बच्चों, मानव का प्राकृतिकरण क्या है, एक बार हम पुनः अपने टॉपिक पर लौटते हैं और देखते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति को 2 रूपों में स्पष्ट किया गया है। पहला पॉइंट है मानव का प्राकृतिकरण और दूसरा पॉइंट है प्रकृति का मानवीयकरण। मानव का प्राकृतिकरण क्या है, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रवृत्ति के अनुसार, इस विचार के अनुसार मानव की अपेक्षा प्रकृति को प्रधानता माना गया है या प्रकृति की प्रधानता को, प्रकृति की प्रमुखता को स्वीकार किया गया है। अर्थात प्रकृति ही मानव का व्यवहार, उसका आचरण, उसका चरित्र, उसका खानपान, उसकी वेशभूषा, उसका रहन सहन, यहां तक कि उसके आचार विचार, उसके क्रियाकलाप आदि को प्रकृति ही निर्धारित करती है, ना कि मानव करता है। प्रारंभिक काल में जब मानव अपनी आदिम अवस्था में था, वह जंगलों में, गुफाओं में इधर उधर भटकते हुए घुमक कर जीवन व्यतीत करता था। वह प्रकृति से ही अपना भोजन, वस्त्र, आवास आदि जुटाता था। वह पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था, वह प्रकृति से भयभीत होता था और भयभीत होने के कारण वो उसकी पूजा भी करता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव पूर्णतः प्रकृति पर ही निर्भर होने के कारण वह प्रकृति में हो गया है। देखो बच्चों, आपने सुना भी होगा, बहुत पहले की बात है, ब्रज में एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला की थी तो उस समय उन्होंने अपने ग्वालों से और अपने ब्रजवासियों से कहा कि आप इंद्र की पूजा छोड़ करके और आप गोवर्धन की पूजा करें। वास्तव में उन्होंने कहा था कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो उस समय ब्रजवासियों ने कहा था कि इंद्र देवता वर्षा करते हैं जिससे हमारे यहाँ चारा होता है, वनस्पति उत्पन्न होती है, अनाज मिलता है, खेत खलियान लहराते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि उस समय जो ब्रजवासी थे वो इंद्र की पूजा करते थे सिर्फ उसके प्रकोप या भय के डर से।
उसके प्रकोप से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यानी कि प्राचीन काल में जब मानव अपनी आदिम अवस्था में था, वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, उस समय तकनीकी ज्ञान बिल्कुल नहीं था, उसका ज्ञान और विकास का स्तर बिल्कुल निम्न था। उस समय वह केवल प्रकृति की ही सुनता था, उसकी पूजा करता था और उसी के अनुसार वो जीवन व्यतीत करता था। लेकिन जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि मानव भूगोल के स्कोप के अंतर्गत एक पॉइंट आया था कालिक अनुक्रम, कि समय के साथ इसमें बदलाव आया, इसमें परिवर्तन देखा गया। और क्या परिवर्तन हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे मानव की बुद्धि का विकास हुआ, तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, उसने प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों को अपने अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुरूप उन्हें बदलने का प्रयास किया। और धीरे धीरे ये विचारधारा में यही कहती है कि प्रकृति की बजाय मानव सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात सभी जगह संभावनाएं हैं कि प्रकृति मानव को अवसर देती है, संसाधन प्रदान करती है, लेकिन मानव अपनी तकनीकी और प्रौद्योगिकी की सहायता से उन साधनों को अपने अनुरूप बदल सकता है। इसलिए धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण हो गया। और यहीं से फिर आगे अपन पढ़ते हैं मानव भूगोल की विचारधाराएं, जिनके बारे में विस्तृत अध्ययन अपन कल अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद बच्चों।